हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है जल गति के लिए एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट पथ के बीच भेद बताइए। इनमें से किससे सक्रिय परिवहन की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परिवहन। तो पाथों में जल तथा भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम तथा जाइलम की मदद से होता है और इसी के सहायता से ही जल के विभिन्न भागों में भोजन तथा जल का जो सप्लाई आपूर्ति होती है उसे पूरा किया जाता है। तो इसमें हमारे प्रश्न में एपोप्लास्ट तथा सिम्प्लास्ट के बीच भेद बताने हैं। तो देखिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट इनके भेद देखिए। तो इसमें क्या होता है, एपोप्लास्ट में ये निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। और ये क्या करता है, ये अंतस्त्वचा जिसे एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन पट्टी का, एंडोडर्मिस में एक पट्टी उपस्थित होती है। कैस्पेरियन पट्टिका को छोड़कर पूरे पौधे में इस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। पूरे पौधे में पाया जाता है। ये हो गया एपोप्लास्ट में। और सिम्प्लास्ट में क्या होता है, यह संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। जीव द्रव्य का तंत्र है। और ये क्या करता है, समीपवर्ती कोशिकाएं कोशिका द्रव्यी तंतु कोशिका द्रव्य तंतुओं से जुड़ा रहता है। तंतुओं से ये जुड़ा रहता है। और आगे इसमें देखिए और भेद है इसमें। ये क्या करता है, जल का एपोप्लास्ट परिवहन केवल अंतरकोशिकीय अवकाशियों और कोशिका की भित्ति में होता है। तो इसमें क्या होता है, जल का परिवहन केवल अंतरकोशिकीय अवकाशों और कोशिकाओं की भित्ति में होता है। और सिम्प्लास्ट में क्या होता है, ये जल का जो परिवहन होता है, जल का परिवहन कोशिकाओं के जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य
कोशिका द्रव्य तंतुओं के माध्यम से होता है। तंतुओं के माध्यम से होता है। तो आगे इसमें और देखिए, और जो एपोप्लास्ट जल परिवहन की जो गति होती है वह प्रवणता पर निर्भर करती है। सामान्य विसरण एवं कोशिका क्रिया के कारण होता है, और जो सिम्प्लास्ट होता है इसमें जाइलम ऊतक के पहुंचने के लिए मूलतः परासरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन विसरण व केशिका क्रिया, जिससे कैपिलरी एक्शन, केशिका क्रिया द्वारा होता है। विसरण में क्या होता है, ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है, या जल के अणुओं का गमन। इसमें क्या होता है, ये परासरण की क्रिया द्वारा जल का परिवहन होता है। तो इसमें ये है, इसके अंतर हो गए दोनों के। अब इसको एक चित्र, और इसे एनर्जी की ये सक्रिय प्रकार का परिवहन होता है। और जो एपोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, निष्क्रिय प्रकार का, इसको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। निष्क्रिय प्रकार का परिवहन होता है, तो इसकी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए, जैसे कि हमने इसका एक चित्र बनाया, ये है इसकी एपिडर्मिस, ये है इसका कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, फिर है ये इसका एंडोडर्मिस, और जो एंडोडर्मिस की जो परत होती है उसी में ही कैस्पेरियन पट्टी उपस्थित होती है। ये है एंडोडर्मिस। और फिर आएगी परिरंभ, और परिरंभ के बाद है जाइलम और फ्लोएम। परिरंभ जिसको पेरिसाइकिल बोलते हैं, और उसके बाद हमारा जल, या जो जल होता है वो जाइलम तक पहुंच जाता है। तो इसमें ये बनी है, इस प्रकार से इनकी एक और परत उपस्थित होती है। तो ये इस प्रकार से ऐसे बनी होती है, इनके ऊपर एक और परत, और ये इनका बीच का अवकाश हो जाता है, और ये इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होता है। तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा, और आगे है इसमें जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है, वो क्या होता है, सिम्प्लास्ट है वो इस प्रकार से प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ जल का परिवहन करता है और जाइलम तक चला जाता है। और जो एपोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, वो इस प्रकार से जाता है, और यहाँ एंडोडर्मिस में आते ही इसको एक कैस्पेरियन पट्टी मिलती है। कैस्पेरियन
पट्टी ये होती है, तो इसको इससे ये टकरा जाता है, तो कुछ समय के लिए ये सिम्प्लास्ट लेता है, फिर से एपोप्लास्ट ले लेता है और इस प्रकार से जल का परिवहन करता है। तो ये हो गया एपोप्लास्ट और ये है सिम्प्लास्ट। परिवहन। तो इस प्रकार से जल का परिवहन होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।